नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस में टॉपिक है आज का इफिशिएंसी रेशियोज। अर्लियर सेशंस वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज। नाउ दिस इज अबाउट इफिशिएंसी रेशियोज। तो इफिशिएंसी रेशियोज में चार रेशियोज का कैलकुलेशन करना है हमें। स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर। चार अलग अलग रेशियोज का कैलकुलेशन होगा। ये इफिशिएंसी के बारे में यानी बिजनेस के इफिशिएंट वर्किंग के बारे में है। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर, फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी फॉर्मूला प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आगे इसके रिलेटेड रेशियोज आए थे, पर सीओजीएस की फॉर्मूला याद कर लेते एक बार। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसको ढूंढने के लिए दूसरी एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। COGS इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो माइनस करके COGS निकाल सकते हैं। सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके भी माइनस करके COGS तक पहुंच सकते हैं। बट COGS एसेंशियल एलिमेंट है स्टॉक टर्नओवर में। दूसरा एलिमेंट है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक मींस एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2 इज द अमाउंट ऑफ एवरेज स्टॉक। और ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं स्टॉक टर्नओवर का, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। ये जितना ज्यादा होगा बिजनेस उतना इफिशिएंटली रन कर रहा है, ये इसका मतलब होगा। फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला रहेगा COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS इज सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक और COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। दूसरा है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, तो वो है फॉर्मूला उसके लिए है सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। ये जो सेल्स होगा हमेशा नेट सेल्स लेना है, यानी टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके जो नेट सेल्स आएगा अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। दिस नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स के जो कंपोनेंट है उसमें आएंगे कैश, बैंक बैलेंस यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। करंट लायबिलिटीज के कंपोनेंट में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ये सारी आइटम्स करंट लायबिलिटीज में आएगी। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की जो अमाउंट होगा वो होगा नेट वर्किंग कैपिटल। सेल्स बाय नेट वर्किंग कैपिटल करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ये रेशियो भी ये जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा इफिशिएंसी को शो करेगा। बाय चांस क्वेश्चन में अगर हमें पूछा जाए इफ वी आर आस्क्ड टू कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ COGS, एक्सप्रेसिवली इस तरह से पूछा जाए क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला में चेंज करना है COGS अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। एक्टिविटी इफिशिएंसी रेशियो में थर्ड जो आएगा वो है डेटर्स टर्नओवर। डेटर्स टर्नओवर की फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब तक के हर एक रेशियो के कैलकुलेशन में जहां पे भी सेल्स यूज हुआ, हमने अब तक जो रेशियोज कैलकुलेट किए उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, ये चार रेशियो कैलकुलेट किए थे। सब में सेल्स यूज होता था। वहां पे जो नेट सेल्स था, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स, यानी सिर्फ ये एक रेशियो ऐसा है जहां पे नेट क्रेडिट सेल्स यूज करना है। अदरवाइज जहां पे भी सेल्स है वो नेट सेल्स आता है। यहाँ नेट क्रेडिट सेल्स है, यानी टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स नहीं, टोटल क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने से जो हमें मिलेगा होगा नेट क्रेडिट सेल्स। नाउ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का कैलकुलेशन करना है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, यानी ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 करना है, जिससे हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिलेगा। खास ध्यान ये रखना है कि बिल्स रिसीवेबल जो है वो बिल्स रिसीवेबल डेटर्स का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। तो कंपलसरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल दिया ही होगा। बाय चांस ऐसा हो सकता है कि सिर्फ डेटर्स के बैलेंसेस दिए हो, तो अब हमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना है। कोई क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है तब उसको 2 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि क्लोजिंग सिर्फ क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल का लेवल है वो थ्रू आउट द ईयर सेम है। जो क्लोजिंग है वही एवरेज है। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है
वही एवरेज है, इसलिए अगर हम क्लोजिंग को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करना है, पर सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो तो उसी को एवरेज कंसिडर करके यहाँ पे फॉर्मूला में रख के डेटर्स टर्नओवर कैलकुलेट करना है। दूसरा जो आगे कैलकुलेशन आता है वो है डेटर्स कलेक्शन पीरियड का आफ्टर डेटर्स टर्नओवर, यानी डेटर्स कितने टाइम में बिजनेस को पैसे चुकाते हैं, यानी हमारे पास डेटर्स के पास से कितने टाइम में कलेक्शन आता है। दैट कैलकुलेशन डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैन बी मेजर्ड इवेल्युएटेड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, वीक्स एंड डेज, जिसके लिए प्राइमरीली पहले हमें डेटर्स टर्नओवर का कैलकुलेशन करना है एज पर दिस फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद डेटर्स कलेक्शन पीरियड के लिए आएंगे। मंथ्स के लिए पूछा जाए एक साल में 12 मंथ्स तो 12 बाय डेटर्स टर्नओवर, वीक्स में पूछा जाए तो 1 ईयर 52 वीक्स तो 52 बाय डेटर्स टर्नओवर, और अगर डेज में पूछा जाए तो 365 बाय डेटर्स टर्नओवर करना है। खास ध्यान रखना है ये डेज के कैलकुलेशन में क्वेश्चन में कई बार नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिए जाते, कभी भी वर्किंग डेज ना दियो तो ही 365 बाय डेटर्स टर्नओवर करना है। अगर 360 वर्किंग डेज, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में हमें 360 वर्किंग डेज दिए गए, वर्किंग डेज मींस नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर, तो ऑब्वियसली अगर एक साल में 52 संडेज भी अगर हम गिनती करें तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 से कम ही होते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज का जो लेवल है, सीए का, सीएमए का जो लेवल है, सीएस का लेवल है, वहां पे अगर हम हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 के आसपास लिए जाते हैं। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 के आसपास है, यानी 365 से काफी कम है। बट इस लेवल पे क्वेश्चन में जो आपको वर्किंग डेज दिए जाए, जैसे बोर्ड के हिसाब से 360 वर्किंग डेज जब दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो उसी को कंसिडरेशन में लेना है। कुछ इंफॉर्मेशन ना हो, मींस क्वेश्चन इज कंप्लीटली ब्लैंक अबाउट वर्किंग डेज, देन 365 इज टू बी टेकन। और अगर एक्सप्रेसिवली बोला है तो जो दिए हैं वही नंबर ऑफ वर्किंग डेज कंसिडर करना है। नाउ फोर्थ है क्रेडिटर्स टर्नओवर। जैसा हमने डेटर्स का कैलकुलेशन किया है टर्नओवर का, सेम क्रेडिटर्स टर्नओवर है। यहां नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, यहां नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स है। तो सबसे पहले ये नेट क्रेडिट परचेस को समझते हैं। जैसे यहाँ नेट क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वैसे यहाँ नेट क्रेडिट परचेस इज क्रेडिट परचेस माइनस परचेज रिटर्न। क्रेडिट परचेस यानी टोटल परचेस अगर दिया हो क्वेश्चन में तो उसमें से हमें कैश परचेस माइनस करना है, हटाना है उसे, तब जाके क्रेडिट परचेस मिलेगा। परचेज रिटर्न दिया है तो उसको भी माइनस करके नेट क्रेडिट परचेस तक पहुंचना है पहले। दूसरा कंपोनेंट है इस रेशियो का, वो है एवरेज ट्रेड पेएबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेएबल्स जैसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, वैसे एवरेज ट्रेड पेएबल का कैलकुलेशन ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2 इज आंसर फॉर एवरेज ट्रेड पेएबल्स। बाय चांस क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन हो, यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स पेएबल दिया हो, तो वही एवरेज है, उन दोनों को ऐड करने पे वही एवरेज बनता है। सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हो तब जाके ही हमें 2 से डिवाइड करके एवरेज निकालना है, ये खास ध्यान रखना है। चाहे डेटर्स का कैलकुलेशन हो कि क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन हो, सिर्फ क्लोजिंग का मतलब वही एवरेज है, वही लेवल है थ्रू आउट द ईयर। इसलिए अगर क्लोजिंग दिया तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। खास ध्यान रखना है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है तो ही 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज के कैलकुलेशन के लिए। दूसरी एक बात, अगर बिजनेस में ऐसी प्रैक्टिस है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते तो उस तरह के क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के बैलेंसेस नहीं होंगे, तब जाके ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2 करेंगे, वही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होगा। और ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स बाय 2 करेंगे तो एवरेज ट्रेड पेएबल्स मिलेगा। तो बाय चांस क्वेश्चन में अगर बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल की कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो ये इंप्लाइड होगा कि वो बिजनेस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूशन की कोई प्रैक्टिस नहीं है, वहां बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल की कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, सिर्फ एवरेज यहां पे कंसिडरेशन में लेना है। क्लोजिंग दिया हो तो क्लोजिंग ही एवरेज है, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस हो तो ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिटर्स टर्नओवर के बाद, जैसे डेटर्स टर्नओवर के बाद डेटर्स कलेक्शन पीरियड आता है, वैसे क्रेडिटर्स टर्नओवर के बाद क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आएगा। यहां पे भी कैलकुलेशन मंथ में, वीक में और डेज में हो सकता है। तो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इफ टू बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स,
तो मंथ से 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो 12 by creditors turnover. If it is to be computed in terms of weeks, then there is 52 weeks in a year, so 52 by creditors turnover. And if it is to be computed in terms of days, तो days के लिए होगा 365 upon creditors turnover. जो इंफॉर्मेशन हमने यहां कंसिडर करी थी डेटर्स के लिए, कलेक्शन पीरियड के लिए, वही यहां ध्यान में लेना है. नंबर ऑफ वर्किंग डेज, इफ इट इज एक्सप्रेसिवली क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, देन इट इज टू बी कंसिडर्ड. जैसे 360 हमें दिया जाता है क्वेश्चन में 12th के लेवल पे, अदरवाइज और कोई नंबर ऑफ वर्किंग डेज दियो 300, 320, 330, उसको कंसिडर करना है. एंड इफ क्वेश्चन इज ब्लैंक अबाउट नंबर ऑफ वर्किंग डेज, we have to take 365 as number of working days. So 365 by creditors turnover करने पे हमें creditors payment period मिलेगा in terms of days. तो यहां से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 एल लिमिटेड का है, उसमें स्टॉक टर्नओवर का कैलकुलेशन करना है. फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, जिसके लिए पहले वर्किंग नोट. क्वेश्चन में हमें सेल्स दिया गया है 30 लाख रुपीस का, और जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवन इज 30%, यानी जो सेल्स की अमाउंट है उसका 30% ग्रॉस प्रॉफिट होता है. तो 30 lakhs का 30% 9 lakh rupees is the amount of gross profit. Now sales minus GP COGS, the formula we have discussed already in previous ratios also. Sales minus gross profit is COGS. तो यहाँ पे sales 30 lakhs, gross profit is of 9 lakh, so COGS is of 21 lakhs. Now average stock is opening stock plus closing stock by 2. ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है 3,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2, 6 लाख बाय 2 करेंगे तो 3 लाख इज द अमाउंट ऑफ एवरेज स्टॉक. नाउ दोनों कंपोनेंट जो एसेंशियल थे वो हमें मिल गए. हमारे पास COGS है 21 लाख एंड एवरेज स्टॉक है 3 लाख, जिसको फॉर्मूला में रखेंगे यहाँ पे COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, यानी 21 lakhs डिवाइड बाय 3 lakhs. आंसर इज 7 times. यानी बिजनेस में जो स्टॉक का रोटेशन है वो 7 टाइम्स है. थ्रू आउट द ईयर 7 टाइम्स बिजनेस में स्टॉक का आना जाना होता है. ये रोटेशन जितना ज्यादा होगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स जितना ज्यादा होगा स्टॉक टर्नओवर का, बिजनेस ज्यादा इफिशिएंटली काम कर रहा है. ये इसका मतलब होगा, एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में वाई लिमिटेड में सेम स्टॉक टर्नओवर हमें पूछा गया है. COGS अपॉन एवरेज स्टॉक इसकी फॉर्मूला है, जिसके लिए नेसेसरी वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. अब यहां पे COGS हमें कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये फॉर्मूला को यूज करेंगे क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं. ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 2 लाख प्लस नेट परचेज डायरेक्टली गिवन एज 22 lakhs, परचेज एक्सपेंसेस 1 लाख, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस वेजिस के नाम से ही दिए गए 2,50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,50,000. सो 26 lakhs, 26 lakh is the amount of COGS. Average stock is average inventory, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2. तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000, दोनों का टोटल हुआ 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2 करें तो एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री की अमाउंट आएगी 1,75,000. तो अब यहां पे हम डिवाइड करते हैं 26 लाख डिवाइड बाय 1,75,000. ये दोनों कंपोनेंट हमें मिल चुके. COGS 26 लाख and average stock is 1,75,000. So 26 lakhs by 1,75,000, 14.85 times. 14.85 times is the stock turnover ratio और efficiency ratio. ये जितना ज्यादा होगा ज्यादा efficiently business work कर रहा है. Previous question में stock turnover was 7 times and in this question it is 14.85 times. If we compare efficiency of these two industries, L Limited and Y Limited, Y Limited is more efficient compared to L Limited because efficiency stock turnover ratio is more compared to L Limited. तो ये जितना ज्यादा होगा फर्म के लिए, कंपनी के लिए बेटर कंडीशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है. फॉर्मूला सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, COGS अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. और नेट वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो इसके लिए यहां कैलकुलेशन पहले चेक करते हैं. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर फॉर्मूला इज सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. वर्किंग नोट में हमें COGS और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन एज 32 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑफ 8 lakhs. इन दोनों को ऐड करने पे सेल्स की अमाउंट, टोटल सेल्स की जो हमें अमाउंट मिलेगी
वो है 40 lakhs. Now net working capital is calculated as current assets minus current liabilities. Current assets की वैल्यू है 5 lakh, current liabilities 3 lakh, 5 lakh minus 3 lakh 2 lakh rupees is the amount of नेट वर्किंग कैपिटल. फॉर्मूला में रखे हम सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. सेल्स की अमाउंट है 40 lakhs, नेट वर्किंग कैपिटल है 2 lakh. सेल्स हमने ढूंढा था COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करके, और नेट वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL में 2 lakh. सो 40 lakh by 2 lakh इज द आंसर फॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर. आंसर इज 20 टाइम्स. ये भी इफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है. जितना ज्यादा आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, द बिजनेस इज मोर इफिशिएंट. दूसरी एक बात, ये रेशियो में कई बार हमें पूछा जाता है कि कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ COGS. तो ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया यहाँ पे कि ऑल्सो कंप्यूट WCTO ऑन द बेसिस ऑफ COGS. सो फॉर्मूला विल बी ऑल्टर्ड COGS अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. तो सेल्स की जगह हम COGS लिखेंगे अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. COGS क्वेश्चन में 32 lakhs दिया गया है. 32 lakhs by 2 lakhs is 16 times. So working capital turnover in this particular question on the basis of sales, answer is 20 times. On the basis of COGS, it's 16 times. अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, question is silent on which basis this working capital turnover should be computed, then it should be always on the basis of sales. And if information is not available for sales, then only COGS upon net working capital. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 18. इट डील्स विथ डेटर्स टर्नओवर. डील्स विथ डेटर्स टर्नओवर. तो जिसकी फॉर्मूला है पहले नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. इसके लिए पहले वर्किंग नोट यहां पे प्रिपेयर करेंगे. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2. मींस ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग डेटर्स है 70,000, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 20,000, क्लोजिंग डेटर्स है 50,000, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल है 6,000 डिवाइडेड बाय 2. 146,000 बाय 2, 73,000. 73,000 इज द अमाउंट ऑफ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. और क्वेश्चन में 365 का नेट क्रेडिट सेल्स डायरेक्टली दिया गया है. अगर ना दिया हो तो टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स is credit sales and credit sales minus sales return is net credit sales. ये ध्यान रखना है. यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिया गया 365 is amount of net credit sales upon average trade receivable of 73,000. So debtors turnover is 5 times. Now rotation of debtors is 5 times. तो ये 5 times उसकी efficiency represent करता है. दूसरा, debtors turnover से आगे next calculation होता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड. अब कलेक्शन पीरियड जितना शॉर्ट होगा बिजनेस के लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि डेटर्स के पास से अमाउंट कलेक्ट करने की बात है. ये हमेशा ध्यान रखना है कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा है बिजनेस के लिए, और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड जितना ज्यादा हो वो अच्छा है. तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैन बी कंप्यूटेड, वी हैव डिस्कस दैट, कंप्यूटेड इन 3 ways, मंथ्स, वीक्स एंड डेज. अगर मंथ्स के लिए पूछे तो 12 बाय डेटर्स टर्नओवर. 12 और डेटर्स टर्नओवर का है 5 टाइम्स आंसर, तो 12 बाय 5 इसके लिए 2.4 मंथ्स. तो ये क्वेश्चन में डेटर्स कलेक्शन पीरियड मंथ्स में अगर पूछे तो 2.4 मंथ्स है आंसर. अगर वीक में पूछे तो 52 बाय डेटर्स टर्नओवर करना है, तो 52 बाय 5 डेटर्स टर्नओवर, तो उसका आंसर है 10.4 वीक्स. और अगर डेज में पूछे तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है 360 वर्किंग डेज है, डायरेक्टली एक्सप्रेसिवली दिया गया है तभी 360 लेना है, नहीं तो 365 कंसिडर करना है. तो यहाँ पे 360 बाय 5 72 डेज. 72 डेज इज डेटर्स कलेक्शन पीरियड. कलेक्शन पीरियड जितना कम हो तो वो ज्यादा अच्छा है, फेवरेबल कंडीशन है कि डेटर्स के पास से इमीडिएटली कैश रिकवर हो रहा है. क्रेडिटर्स में उल्टा है, वहां पेमेंट पीरियड जितना ज्यादा हो वो बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशन है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में, अभी 18 डेटर्स के रिलेटेड था, 19 में पूरा क्रेडिटर्स के रिलेटेड कैलकुलेशन है. सी लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले क्रेडिटर्स टर्नओवर. तो क्रेडिटर्स टर्नओवर की फॉर्मूला, जैसे डेटर्स टर्नओवर नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वैसे यहाँ नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स. इसके लिए वर्किंग नोट यहाँ पे पहले, तो एवरेज ट्रेड पेएबल
is opening trade payables plus closing trade payables divided by 2, यानी opening creditors plus opening bills payable plus closing creditors plus closing bills payable divided by 2, यानी 45,000 opening creditors की अमाउंट है, opening bills payable है 15,000, closing creditors है 40,000, closing bills payable है 20,000, ये चारों का टोटल होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 60,000 इज द अमाउंट ऑफ एवरेज ट्रेड पेएबल्स। तो एक कंपोनेंट हमें मिला यहाँ पे 60,000 का एवरेज ट्रेड पेएबल्स का। दूसरा यहाँ पे क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया गया, टोटल परचेज है 6 लाख एंड कैश परचेज है 2,40,000, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज करने पे 3,60,000 इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज 3,60,000 अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स ऑफ 60,000, 360 by 60 करें तो 6 times is the answer for creditors turnover. Now we are also asked to compute creditors payment period. तो उसके लिए पहले मंथ्स में कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला है मंथ्स के लिए 12 by creditors turnover. तो 12 by creditors turnover is 6 times. So 12 by 6 2 months, यानी क्रेडिटर्स को हम 2 months में पेमेंट करते हैं। वीक्स, अगर वीक्स में पूछा जाए तो वीक्स के लिए कैलकुलेशन है 52 बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर, तो यहाँ 52 बाय 6 यानी 8.66 वीक्स। अगर डेज में कैलकुलेशन पूछा जाए तो डेज के लिए आता है 365 बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर, अगर नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई ना करे हो तो, पर क्वेश्चन में दिए गए हो जैसे क्वेश्चन में 360 डेज है तो 360 बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर यानी 360 बाय 6, 60 डेज is the payment period, creditors payment period in terms of days. तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करना है क्रेडिटर्स का, जैसे हमने डेटर्स का कैलकुलेशन किया है। खास ध्यान ये रखना है इन दोनों की कंपैरिजन में कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड जितना कम हो बिजनेस के लिए फेवरेबल है और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड जितना ज्यादा हो वो बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशन है। अगर बात करें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर का तो वो डायरेक्टली इफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा हायर रेशियोज होंगे ये स्टॉक टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वो ज्यादा इफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस में। इस तरह ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का जिसमें क्रेडिटर्स के लिए कैलकुलेशन पूछा गया है। तो इस तरह से अब तक हमने जो रेशियोज देखे अलग अलग रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल में 3 अप्रोचेस थे, जो था पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेशियोज जिसमें दोनों कंपोनेंट पीएनएल के थे, दूसरे बैलेंस शीट रेशियोज जिसमें दोनों कंपोनेंट बैलेंस शीट के थे, तीसरा कंपोजिट रेशियो जिसमें दोनों एक कंपोनेंट पीएनएल से और दूसरा कंपोनेंट बैलेंस शीट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। दूसरा क्लासिफिकेशन था फंक्शनल क्लासिफिकेशन जिसमें हमने सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का कैलकुलेशन किया, उसके बाद इफिशिएंसी, ये इफिशिएंसी का कैलकुलेशन हुआ, उससे पहले लिक्विडिटी के लिए अंदर करंट एसेट्स और करंट मींस करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो का कैलकुलेशन हुआ। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, इफिशिएंसी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो, इस तरह से हमने यहाँ पे फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कैलकुलेशन किया। दैट क्वेश्चन ऑफ सी लिमिटेड वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फर्दर सेशंस फॉर नेक्स्ट चैप्टर will be done in a next session. Thank you.